अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं थाना ग्रीन टाउन के बाहर, जहां पर ग्रीन टाउन थाना में एक ऐसी एफआईआर दर्ज होती है जिसमें कहा जाता है कि पहले शहरी को हफ्ज़े बिजा में रखा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 36 लाख रुपए वसूल करके उनको रिहा किया गया। नज़ीरा बीबी जो है वो इस केस की मुद्दई है और नज़ीरा बीबी ने बाकायदा CCPO लाहौर को एप्लीकेशन दी थी और इंक्वायरी के बाद जो है वो इन तमाम लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन आज भी इस थाने की चार दीवारी के अंदर वो मुलजमान जो है वो पुलिस एहलकार जिसको कहा जाता है दनाते फिर हैं, कोई भी इनको गिरफ्तार नहीं करता। नज़ीरा बीबी से भी बात करेंगे, उनके लॉयर से भी बात करेंगे, मुकम्मल फैमिली से बात करेंगे आखिर सारा मामला क्या था। क्योंकि जब पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है फिर उनको उनके पेटी बंद भाई जो है वो गिरफ्तार नहीं करते। किसी शहरी पर जो है वो शरीफ शहरी पर, किसी राहगीर पर जब मुकदमे झूठे दर्ज किए जाते हैं तो उनको मुकम्मल चलान करके जेल भिजवाया जाता है। लेकिन पुलिस एहलकारों ने जो फेल किया है, जिस तरह से शहरी को हफ्ज़े बिजा में रखा और पैसे लेकर छोड़ दिया, तमाम अहवाल क्या है, किस तरह से सारा मामला पेश आया, फैमिली की जानिब चलते हैं, उनसे बात करेंगे कि तमाम मामला क्या था। लेकिन जो FIR के मुताबिक बात सामने आई है उसमें 155C लगाई गई है। जिस तरह से 155C पुलिस एहलकारों के खिलाफ जो मुकदमा होता है, गफलत, लापरवाही और इसके अलावा कार जो है वो अपनी जो है वो ताकत और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना है, इसकी ये दफ़ात 155C बनाई गई है महकमा की जानिब से, पुलिस अफसरान की जानिब से। तो 155C का मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन अभी ताहाल जो है वो किसी भी मुलजम को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार नहीं किया गया। मुलजमान अगर फ़रार होते तो शायद इनका कोई बहाना होता कि पुलिस एहलकार जो है वो तलाश नहीं किए जा सके, ताहाल बहाल जो है वो फ़रार हैं, तो इसलिए जो है वो पुलिस एहलकार अभी भी यहाँ पर तैनात है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी जो है वो अभी तक अमल में नहीं लाई जा चुकी। मैं बताता चलूँ कि कोर्ट ऑर्डर के बिना पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था और हमारे ज़राए के मुताबिक ये भी बात सामने आ रही है कि मुकदमे को खारिज करने की तैयारियां की जा रही हैं। क्योंकि जो मुकदमा कोर्ट के थ्रू जो है वो दर्ज किया जाता है उसमें पुलिस अफसरान कोर्ट के हुक्म की तामील तो फौरी करते हैं, लेकिन मुकदमा खारिज करने में अपनी मर्जी करते हैं। और आज 24 घंटे हुए इस मुकदमे को दर्ज हुए, जिसमें पुलिस एहलकार मुलजम ठहराए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी भी अमल में नहीं लाई गई। और अभी कुछ ही देर पहले हमें उनके वकील ने और हमारे ज़राए ने भी बताया कि मुकदमे को खारिज करने की तैयारियां की जा रही हैं। हो सकता है कि आज रात तक ये मुकदमा खारिज कर दिया जाए। लेकिन इनको इंसाफ कौन देगा, उस अम्मा को इंसाफ कौन देगा, नज़ीरा बीबी को, उसकी फैमिली को इंसाफ कौन देगा, ताहाल उनकी जानिब चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। मेरे साथ चलिए। जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर जो मुद्दई मुकदमा है नज़ीरा बीबी जो कि बेवा है वो मेरे साथ मौजूद है। सारा मामला किस तरह से पेश आया, उनके बेटे को कहाँ से गिरफ़्तार किया गया, मेरे साथ यहाँ पर उनके लॉयर भी मौजूद हैं और वो मुद्दइया भी मौजूद हैं जिनकी मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे के हवाले से मैं बताता चलूँ, 155C लगाई गई है जो कि गफलत, लापरवाही और अपनी पावर पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने की दफ़ात है और बाकायदा महकमा पुलिस में ये बनाई गई दफ़ात लगाई जाती है। किसी भी पुलिस ऑफिसर पर यह लगाई जा सकती है जो जुर्म करेगा। अगर देखा जाए तो इस केस के अंदर, इस मुकदमे के अंदर सबसे पहले नंबर 1 जो है वो राना गौहर इकबाल जो कि यहाँ पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात थे, उनके ऊपर ये मुकदमा है। नंबर 2 रेहान बट सब इंस्पेक्टर जो कि थाना ग्रीन टाउन में पोस्टेड थे, उन पर भी ये मुकदमा है। और राना आसफ ASI ग्रीन टाउन थाना में तैनात हैं, उन पर भी ये मुकदमा है। इमरान कोसर कांस्टेबल है जो कि गालम गलोच भी करता था और इसके अलावा राना नईम कांस्टेबल जो है वो इंतहाई बदतमीज़ी करता था, जिसने ख़वातीन के साथ गालम गलोच किया, गिरेबान पकड़ा, तशद्दुद का निशाना बनाया और बाकायदा पैसे लेने में, मोबाइल छीनने में और दीगर ऐसी एक्टिविटी में मुकम्मल शाना बिशाना अपने अफसरान के साथ मौजूद था। इसके अलावा 4 नाकस जो है वो नामालूम जो है वो लोग भी जो पुलिस एहलकार हैं वो भी सामने आने पर अम्मा जान जो है वो शनाख्त कर सकती हैं जिनके ऊपर ये पर्चा है। जिस तरह से 5 जो है वो लोगों के ऊपर ये पर्चा है और 4 लोग जो है वो इसमें नामालूम है, तकरीबन 10 के करीब इन लोगों के ऊपर पर्चा है। मैं यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि जिस मुकदमे में मुद्दई बनाया गया है यशवंत को, वो पहले भी इससे जो है वो कई मुकदमात में लोगों का मुद्दई बन चुका है और उसका काम यही है कि लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर उनको शनाख्त परेड पर जाके शनाख्त करना। ये सारा जो मरहला है ये पुलिस के साथ साजबाज होकर मिली भगत के साथ किया जाता है, क्योंकि ये पहले चोरी के झूठे मुकदमे नकब जनी में दर्ज करवाते हैं 380 और 457 में, ताकि नकब जनी की वारदात उसमें चाहे आप 2 लाख लिखवा लें, चाहे 4 लाख लिखवा लें, मोबाइल फ़ोन मालियत चाहे आप 5 लाख लिखवा
लें या 30,000 लिखवा लें, इसको मुद्दई बनाया जाता है और मुकदमा जो है वो पेंडिंग रख दिया जाता है। जब देखते हैं कोई लड़का पकड़ा गया है जिसके पास कोई गाड़ी शाड़ी है, उसको फिर इसमें नामजद कर दिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी हुआ है कि जिस लड़के को गिरफ्तार किया गया उसको हवालात में रखा गया था अम्मा जान के बेटे को, लेकिन उसके बाद अगर 2 दिन के बाद कोई चोरी की वारदात होती है तो उसी वारदात में उसको नामजद करवाया जाता है। जब एक बंदा हवालात में मौजूद है तो फिर वो बाहर आकर चोरी किस तरह से कर सकता है। गिरफ्तार होने से पहले अगर किसी को नामजद किया जाए या शनाख्त किया जाए वो तो बात समझ आती है, लेकिन हवालात में रहने के बावजूद बाद में अगर चोरी की कोई वारदात हो तो फिर किस तरह से उसको नामजद किया जा सकता है। क्योंकि पुलिस और मुखबर बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। रात को खाने पीने, उठना बैठना, जागना सोना, इनका तमाम लोगों का एक ही काम है कि इकट्ठे रहना ताकि लोगों से दिहाड़ियाँ लगा सके। इन अम्मा की जानिब चलते हैं जो कि मुद्दई मुकदमा है, नज़ीरा बीबी। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आप ठीक हैं जी? हाँ जी ठीक हो। अम्मा जी आपके चेहरे से, आपकी आवाज़ से पता लगता है कि आपके घर के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है और जुल्म किसी और ने नहीं किया, उन्होंने किया है जो हमारी जान माल इज्जत की हिफाजत की कस्में खाते फिरते हैं। हुआ क्या था? हाँ जी बेटा, मेरे बेटे ना दुकान तो आ रहा सी, दुकान तो आ रहा सी, तो इन्हों की लड़ाई हो गई, गड्डी नाल गड्डी वज गई। इन्हें मेरे बेटे ने पकड़ के बहुत मारिया। पुलिस वालों ने या किसी प्राइवेट बंदे ने? नहीं, पुलिस वालिया ने। ये पकड़ के ले गए थाने। इन्हें जाके उन्होंने इन्ना मारिया हंत ज्यादा। 2 मिनट बाद आ गए, 5 मिनट बाद इन्हें आख्या बई जो कुछ है दे। उन्हें आख्या मेरे को कुछ नहीं है, मैं की करना है। इन्हें साढ़े घर की तलाशी ली, सारा कुछ लिया, इन्हें सब कुछ। जी एक्सीडेंट नाजरीन, एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं, सड़कों के ऊपर इंसान कुचला भी जाता है, मर भी जाता है। तो ये रेडिंग पार्टी जो है वो किस तरह से रेड करती फिर रही है कि एक एक्सीडेंट का वाकया है और एक्सीडेंट के वाकया में इनके घर में तोड़ फोड़ की जाती है, इनसे पैसे मांगे जाते हैं। फिर अम्मा जी क्या हुआ? मैनू कहता मैनू ना 2 करोड़ रुपया दे दे। कौन कहता? आसफ कहता गड्डी च बिठा के। आसफ है ऐसे ही? हाँ जी, मैंने कहता 2 करोड़ रुपया दे दे, माई ना देंगी तेरे पुत्र मैं फैर मार देंगा। मैं क्यों कादी वास्ते, मैं पुत्र इन्ने जोगी नहीं, मैं माड़ी वहाँ। तो आंदा नहीं देंगी तो ठीक है, ना देंगी तो सवेरे पता लग जाएगा की हो जाएगा। बादशाह सलामत पुलिस मुकाबले में मार देंगे, इनका ये कहना था कि जिस तरह से आजकल इनकाउंटर कर रहे हैं तो आपके बेटे को भी मार दिया जाएगा, हमें पैसों का बंदोबस्त करके दें। फिर अम्मा जी धमकी दी कि आपके बेटे को मार देंगे। आप आखिर एक माँ थी, आपके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि मेरे बेटे को शायद बेमौत ना ये मार दें। मिन्नत समाजत भी की, हाथ भी जोड़े, पाँव भी पकड़े। मैं बड़ा थल्ला की, मैं क्या अल्लाह दा वास्ते मैंने जोगी नहीं, मेरा बंदा मार गया। मैं ना मैं 2 धियां जवान ने, मैं परेशान हाँ। अस किराए ते मकान लिया आया, गिरवी सानू जलील ना कर। आख लगा देंगी तो ठीक है, ना देंगी तो ना। सी ता पता लगा मैं बज्जी तो मेरे पेके करना रेट कर दी। जो खातून बेचारी अपना घर नहीं खरीद सकती, गिरोह मकान लिया हुआ है, किराए पे रह रही है, धक्के खा रही है, अपनी जवान बच्चियों को लेकर अपने बच्चों को छुपाती फिर रही है, वो बेचारी कहाँ से इनको 36 लाख दे, कहाँ से 40 लाख दे? कौन डिमांड करता था आपसे पैसा? आसफ ने करी मेरा डिमांड। गड्डी आपके घर आया था? हाँ जी, गड्डी च बिठा के मैंने झूठ मारो, ज्यादा एक ताड़े का लैपटॉप है ना 40,000 रुपया। मैं क्या नहीं साढ़े घरेगा, मेरी 30 पढ़ती है, लोन होता है, वो 14 पढ़ी हुई है। आंदा 2 ही दे दे, मैं वो दे दिता। मैनू की पता सी, मैं दे के ते बाद च मैनू आंदा मैंने इन्ने पैसे देंगी तेरी जान छड्डांगा। आसिफ साहब आप मुझे देख रहे हैं, अगर IG पंजाब मुझे देख रहे हैं, CCPO साहब मुझे देख रहे हैं, DIG इन्वेस्टिगेशन देख रहे हैं, तो मैं थानेदार से मुखातिब होकर कहता हूं, थानेदार साहब ग्रीन टाउन के इलाके में बहुत सारे ऐसे घर मौजूद हैं लाखों की तादाद में जिनके घर लैपटॉप पड़े हुए हैं, लोग उसका इस्तेमाल करते हैं अपने कारोबार के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। आप कहते हैं अम्मा जान से कि आपके घर में लैपटॉप पड़ा हुआ है, क्या जिसके घर में लैपटॉप पड़ा होगा वो आपको दे देंगे? जो गाड़ी का मालिक होगा वो आपको दे देंगे? अगर एक एक्सीडेंट का मामला था तो एक्सीडेंट तक रहने देते, क्यों आपने ज़ात याद बनाई? शायद जो मुद्दई मुकदमा को आपने तैयार किया था उसे आपने अपना हिस्सा लेना होगा। अम्मा जी लैपटॉप के हवाले से कह रहे थे आपके घर में लैपटॉप पड़ा हुआ जी, हमें इतने पैसे दें, फिर गाड़ी में बिठाकर आप इससे क्या गुफ्तगू की? हाँ जी, मैं उन्होंने कहा मैं नहीं पैसे दे सकती, मैं माड़ी हाँ, मैंने ना तंग कर। आंदा ना करेंगी तो मैं तेरे पुत्र ਨੂੰ फैर मार देंगा। फिर मैं फोन किया अपने पिंड वाले पुत्र ਨੂੰ, ਉਹ आया ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਗਏ डायरैक्ट सीधे ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾ ਲਿਆ, बा के तो उन्होंने कहते ने तू पैसे दे जा ते मुंडा ले जा। FIR के हवाले से मैं बताता चलूँ, जिस तरह से मुकदमा नंबर 5602/24 ये मुकदमा है और मैं बताऊँ 155C इसमें लगाई गई है और FIR के अंदर ये भी कहा गया है, ये भी लिखा गया है कि जो भी
इसके पीछे आता था, जो भी उससे मुलाकात करने की कोशिश करता था उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता था। मेरे पास ये FIR है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये मुकदमे की कापी है जो कि इसके ऊपर थानेदार और दीगर साथियों के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो इस FIR दर्ज करवाने का मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं। अदालत ने अहकाम दिए इसकी इंदराज के लिए, इंदराज तो हो गई, जब मुल्ज़मान ही गिरफ़्तार ना हो तो फिर इस कागज़ के टुकड़े का क्या फ़ायदा। इसमें चाहिए था फौरी तौर पर अफसरान को, DIG इन्वेस्टिगेशन को, CCPO को, इनको गिरफ़्तार करवाते, मुकम्मल इंक्वायरी करवाते। अगर पुलिस एहलकार इसमें गिल्टी करार ना देते तो ये मुकदमा खारिज कर देते, और अगर ये गिल्टी होते तो सेम उसी तरह से जिस तरह से 2 सब इंस्पेक्टर इससे पहले भी जेल यात्रा पर गए हुए हैं, उन्होंने वारदात की थी। क्योंकि पुलिस एहलकार आजकल शॉर्टकट पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और शॉर्टकट पैसे कमाने के चक्कर में कैंप जेल और कोट लखपत जेल में बहुत सारे पुलिस एहलकार इस वक्त आटा गूंद रहे हैं, खाने पका रहे हैं, दीगर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, फिर आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से मिले थे जो कि इनका अफसर होता है? हाँ जी, मिले सा। क्या कहा उसने? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਰੋ ਮਾਂ, ना रोने की जरूरत है, कोई गल नहीं, वादे काटे होंदे रहंदे ने। आप इसमें DSP इन्वेस्टिगेशन से मिले हैं, SP इन्वेस्टिगेशन से मिले थे? हाँ जी, उन्हें क्या सी असीं तैनूं इंसाफ लैके देंगे, तेरी अर्शा वापस करावांगे, तू ना रो। मैं कहा मेरी यतीम बालियां ने, मैं खरे किवें करके कमाया, मैं तो आप कपड़ा बेचनी है, मेरी धी जिहड़ी पार्लर दा करदी, दूजी मेरी ऑफिस दा करदी, बंदा मेरा मार गया, बच्चे मेरे बेचारे निक्के निक्के बच्चे वाले ने, आप खरे किवें आपदे ढिड पूरे करदे ने, किवें खांदे ने, किवें पींदे ने। इन्हें उन्हां नूं शनाख्त प्लेट ते बंद कर लिया, उन्होंने इन्हें 2 महीने नहीं छड्डिया, वो इन्ना जलील होए रोंदे फिरदे गलियां च, उन्हें तो फजूल परचे ना पा। आपके बेटे के ऊपर पहले भी पर्चे थे कुछ चोरी डकैती के? निक्के थे, इन्ना मैनू इहदा तां खरिया कोई नहीं, किसे ते भी नहीं परचे गए ना, असीं ये काम ही नहीं करते तो परचे साडे काहदे होने ने। साडा तुहानूं दस्सिया लग्या जो ग्रीन टाउन विच सारिਆਂ को पुछो किस तरह के बंदे ने, किवें दे बंदे ने, की करते हैं, तुहानूं आप लोग दसदे मेहनत मजदूरी करते हैं। इन्हां दा ये हवाला नहीं, मेरे मालक मकान नूं क्यों नहीं, जिंदे को गिरवी मकान लिया उन्होंने थाने लै गए, बुलाए उन्होंने आंदे ने गिरवी दे पैसे दे, उन्हें आख्या काहदी वास्ते, पहले तुहानूं दिया फिर इन्हां नूं दिया, मैं यतीमियां दा हक क्यों रखा। आंदा मैं तो टंग जांगा, उन्हें आख्या मैनूं टंग दे, मैं नहीं देने। इन्हें इंजन करके ने सारे को मेरे पैसे लाए। यानी कि पुलिस की जानिब से बड़ा खुल्लम खुल्ला बदमाशी की गई, क्योंकि जो पैसे इन्होंने दिए थे, अम्मा जी पैसे कितने थे गिरवी के? 15 लाख रुपया से तो उन्हें बुलाया ने, तो उन्हें आख्या 15 लाख रुपए इन्होंने गिरोह मकान लिया था, और उस मालिक मकान को भी बुलाया गया कि 15 लाख जो गिरवी के पैसे आपके पास दिए हैं वो हमें दे दो। यानी कि पुलिस वालों ने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जिससे कोई चीज़ कोई बची हो। इनके घर की मुकम्मल तलाशी ली गई, इनके घर से भी सामान उठाकर ले गए जो कीमती एशिया थी, और बाकायदा जो घर का मालिक था उसको भी बुलाया गया, उसको हरासा किया गया, डराया गया, धमकाया गया कि 15 लाख रुपए की रकम आपकी तरफ बनती है, वो हमारा 15 लाख हमें दो। यानी कि अगर वो 15 लाख पुलिस को दे देता तो फिर इनका क्लेम तो बनता था कि पैसे हमने आपको दिए हैं। उसने बड़ी समझदारी का मुजाहिरा किया कि मैं किस तरह से पैसे दे दूँ, तो लिहाजा वो 15 लाख जो है वो बच गया। अम्मा जी घर से क्या क्या चोरी करके ले गए पुलिस वाले? बेटा मेरा छाट के कुछ नहीं गए, मेरे कपड़े आती कर, मेरी जुतियाँ आती कर, मेरी एसी आती कर, मेरी फ्रिज आती कर, मेरी हर शैल है, AC, फ्रिज, TV, LCD हर चीज़ ले गए? हाँ जी, कुछ भी नहीं मेरा रहा। मैंने इन्ना को गलियां च बजाया, मैं तुहानूं दस नहीं सकती। रात नूं अगे मैं होना तो पिछे ना मेरे ना होना, मैं कदी केड़ी खोजे च सिर लगाउणा, कदी पार्का च रात रहना, कदी मैं किसी पार्लर च रातियां लैके रहना। मेरा तो भैणा भरा भी नहीं सी मैनूं रखदे, डर गया। उन्हें आख्या साढ़े घर रिट्टां करदे पए, भाई जा जिद्दे दिल करदे जा। मैं जवान तियां कुआरियां लैके लोकां दे घरां च जावां ते मैनूं भी धक्के मार के घर दिंदे सी, नहीं सी कोई रखदा। फिर मैं पार्लर च जाके रातां गुजारदी सां। मैं एक दिन पार्क विच रात लैके तियां बैठी पेके बूहे ते मेरे पुतरियां वेख के जाकर असीं किवें वाड़ीए, असीं की करिए, साडे वास दी गल कोई नहीं। पुप्पी साडे घर आ जान, उहा गल उन्हां घर रेट कीती, मेरा भरा मरिया होया सी, मेरी पुतरियां हिफज़े कुरान सन, उन्हां घर रेट कीती, उन्हें मेरी धी नूं मारिया, उन्हें बड़ा ही मारिया। उन्हें आखन लगे मां दे, उन्हें आख्या साडी मां दा सानूं नहीं पता कि देगी, अगर सानूं आपदी मां दे ते तुहानूं छड्डां दी, तुहानूं असीं ठाणे लै जांदे। उन्हें आख्या भाई असीं कीता की है, जानत की गुनाह है, साड़ी की गलती है। एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी अजीबो गरीब ये कहानी उन्होंने बनाई
उनकी नज़र में तो बड़ा ये एक एंजॉयमेंट वाला मामला था। कभी कहीं रेड कर रहे हैं, कभी कहीं रेड कर रहे हैं। मुद्दई इनके पास अपना था, इंसान फ़ोन करके या किसी को सिफारिश डालकर मुद्दई को इस बात पे आमादा कर लेता है कि हम आपके चोर नहीं हैं, तो हमें माफ़ी दें। तो मुद्दई भी इनका था, जो पुलिस वालों ने कहना था होना वही था। ताहाल अभी तक जो है वो किसी भी पुलिस एहलकार को गिरफ्तार नहीं किया गया, वो कहीं गए भी नहीं, थाने के अंदर मौजूद हैं, ड्यूटी कर रहे हैं वर्दी पहन के, लेकिन अभी भी जो है वो दंदनाते फेरे और इनको धमकियाँ दे रहे हैं कि जो केस किया हुआ है वो वापस ले लो, वरना फिर आपके बच्चों को गिरफ्तार कर ले जाएगा। अम्मा जी, वो आपके लखते जिगर अब किधर हैं दोनों? कौन? आपके बच्चे? आपके बच्चे मेरे पता ही नहीं केड़े पासे गए ने, मैंने समझ ही कोई नहीं करो। जेल से छूट गए हैं? हाँ जेल छूट गए, नसने से गए ने, कार का तो गए ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ बर्बाद ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ नहीं, रात सारी रात बह के करनियां, डरदियां रहनियां, हाले भी धमकियां देंदे ने। आपने जो अभी पर्चा करवाया है कोर्ट के हुक्म से इनके खिलाफ, ये पर्चा करवाने के बाद आपको कोई धमकियां तो नहीं दे रहे कि आपके बच्चों को किसी नए मुकदमे में नामजद कर हाँ देंगे? जी दे रहने गए ने साढ़े पिंड किदे तो ना कि भाई साड़ी मां ही ने सानू लभदी ते ਅਸੀਂ ਕੀ करिए, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ। मेरे पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी, ये बातें तो सारी हवा में होगी। जिस तरह से ग्रीन टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अम्मा जी के साथ और इनकी फैमिली के साथ एक बड़ा जुल्म किया है, चोरी चकारी की अगर कोई ऐसी वारदात थी तो उसका बड़ा बेहतरीन तरीका है, उसका मुकदमा ऑलरेडी दर्ज किया जाता है। दर्ज करने के बाद जो है वो मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। ताहाल मज़ीद भी इस वाक़े के हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद जो है वो हमारे साथ यहाँ पर इनके लॉयर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे भी, दिखाएंगे भी कि किस तरह से ये केसेस जो है वो सामने आया है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ जो इनके लॉयर हैं, आकब खोखर इनका नाम है, और बाकायदा ये बड़े बड़े केसेस को देखते हैं और आज इस केस के जो है वो लॉयर यही हैं, इनकी जानिब चलेंगे क्योंकि मुकम्मल जो डिटेल है इनके पास भी है। जो मुदैया ने बताया वो एक अलग चीज़ थी, जो इनके पास है कोर्ट के हवाले से किस तरह से प्रोसीड किया गया, किस तरह से कौन सी रिट की गई, किस तरह से जो है वो बच्चों को बाहर निकलवाया गया जो कि पुलिस के चुंगल में फंसे हुए थे। मेरे साथ यहाँ पर आकिब साहब मौजूद हैं। आकिब साहब, एक माँ के आंसू देखे नहीं जा रहे, उसके घर में पुलिस रेड करती है, उसकी जवान साला कुंवारी बच्चियों को धक्के देती है, गालम गलोच करती है, घर का सामान, मैं पढ़ सकता हूँ कि FIR के अंदर घर का सामान तक लिखा हुआ है, कहीं ओप्पो मोबाइल फ़ोन तो कहीं नकदी और कहीं उनके काम की जो चीज़ नहीं थी, तस्वीरों का एल्बम तक चोरी करके ले गए हैं। इसको चोरी कहा जाता है। जिस मकसद के लिए पुलिस घर में आती है, अगर किसी इश्तिहारी को तलाश करने के लिए आती है तो कमरे में हर चीज़ वाज़ेह है, नज़र आता है कि इसमें कोई भी इश्तिहारी मौजूद नहीं है। इश्तिहारी जो होता है वो दराज के अंदर नहीं होता, दराज के अंदर जो है वो चोरी की नीयत से हाथ डाला जाता है। सेफ अलमारी के अंदर इश्तिहारी नहीं छुपा होता, और सेफ अलमारी के अंदर जो खुफिया खाने होते हैं जहाँ पर अमूमन ख़वातीन जेवरात रखती हैं, पैसे रखती हैं, अपने वालिदैन की निशानियां रखती हैं, पुलिस वाले वहाँ भी हाथ डालकर जेवर चोरी करते हैं, वहाँ इश्तिहारी नहीं बैठा होता। अम्मा जी के हवाले से आप इनके वकील हैं और नज़ीरा बीबी को आपने इंसाफ भी दिलवाया, मुकदमा दर्ज कराया 155 का, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं वसीम साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और इस नज़ीरा बीबी की आवाज़ बने आप, और आपके तवस्सुत से ये सारा कुछ हो पाया। सबसे पहले ऐसे है कि नज़ीरा बीबी जो है, इसका बेटा अदनान सनी जो है, उसकी कोई मामूली रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें पुलिस उसको पकड़ के थाने लेके गई। वहाँ पे जाके इन्होंने उसका कोई CRO चेक किया, उसके ऊपर कोई 2014 का 1 या 2 मुकदमात थे जिनमें वो डिस्चार्ज था। उन मुकदमात की नकब से नहीं गए, एक चोरी का था, एक 401 का था, इरादा वारदात का। 401 तो पुलिस वैसे अपने पास से लगा देती है। 4 बंदे पार्क के अंदर बैठकर अगर गुफ्तगू कर रहे हो ना कि हमने उम्रे पे जाना है तो ये कपड़े सलवा के ले चलते हैं, पुलिस जब उनको गिरफ्तार कर लेती है तो कहते हैं ना, दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है। पुलिस वाले 4 बंदों को पकड़ के 401 तैयारी डकैती का पर्चा दे देते हैं, और तहरीर के अंदर लिखा होता है कि इन्होंने एक वकूआ करने की कोशिश की है, ये प्लान बना रहे थे, अभी बना नहीं है ना कुछ किया है, हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं
कि हम ये करेंगे जाके उधर, तो इसका मकसद ये नहीं कि पुलिस को गैब का इल्म हो गया कि ये डकैती वारदात करने की नीयत से यहाँ बैठे हुए हैं। 401 तो वैसे डिस्चार्ज होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। वो मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने दोनों मुकदमात को डिस्चार्ज कर दिया। जब इनके इल्म में आया कि इसके ऊपर 2 मुकदमात पहले से हैं, इनके मुखबरों ने इनको बताया कि भाई ये तो एक अच्छा बंदा तुम्हारे हाथ चढ़ गया, इसके पास बड़े पैसे मिलेंगे जी, इसकी दुकान है अपनी और इससे अच्छे पैसे मिल जाएंगे, और ऊपर से ये रिकॉर्ड याफ्ता, ऊपर से मालदार। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इन्होंने उसको अपने पास बैठा लिया। होता क्या है सर, इसमें मैं डॉक्यूमेंट्स इजाज़त चाहूँगा आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले आबद अब्बास ASI जो रोड से इसको पकड़ के अपने पास लेके जाते हैं, जिसने रपट भी लिखी हुई है जी, उसने ये एक रपट जो है ये मैं आपके तवज्जुह से दिखाना चाहूँगा सबको। ये एक रपट नंबर 36 थाना ग्रीन टाउन के रोजनामचे में 9 अप्रैल को 7:45 पे दर्ज की, इसकी गिरफ्तारी की कि जी इसको हमने गिरफ्तार कर लिया। ये सबूत है इसका कि हमने गिरफ्तार इसको कर लिया रोजनामचे के मुताबिक। बिल्कुल। अदनान और इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया। अदनान सनी को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पुलिस वाले देखते हैं कि यार इन्होंने तो ऑलरेडी इसको गिरफ्तार करके दे दिया, तो इस तरह तो दिहाड़ी नहीं बनेगी। इन्होंने उस इनको तो पेश करना ही पड़ेगा ना, ज़ाहिर बात है 24 घंटों के अंदर जब गिरफ्तारी डाल दी गई। इन्होंने उस रपट को, गिरफ्तारी को जो है मंजर आम से गायब करने की कोशिश की और खामोशी इख्तियार की। और फिर इन्होंने अपने एक जो बदनाम ज़माना ग्रीन टाउन का एक टाउट है यशवा की यशवा मसीह, वो पहले भी बहुत सारे मुकदमों में मुद्दई है ना। जी बिल्कुल, इसी नोयत के मुकदमों में वो मुद्दई है। और ये रेहान भट्ट और गौहर का टाउट था। उसकी मुद्दईयत में इन्होंने उमर चौक की हदूद में चांद रात को एक वकूआ बनाया डकैती का, रात 10:30 बजे का, जबकि उसी दिन 7:30 बजे, 7:45 बजे अदनान सनी गिरफ्तार था। 10:30 बजे का एक वकूआ बनाया कि जी 3 का नामालूम आए, उन्होंने उमर चौक के एरिया में मुझसे गन पॉइंट पे 3,90,000 रुपया स्नैच कर लिया, वारदात कर ली। ठीक है। उसमें यशवा ने इनको शनाख्त किया, इनके बेटों को बाद में। यही नहीं, इस तरह के और भी 16-19 एक मुकदमा नंबर, वो भी ये अदनान वकील साहब बाद है। वकील साहब एक बात बताएं, ये यशवा ने मुकदमा थाना ग्रीन टाउन में दर्ज करवाया है और जो इनका बेटा है अदनान वो भी ग्रीन टाउन का रिहायशी है। जी बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने मोहल्ले में डकैती की वारदात की हो, जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आप बैठते हैं, जहां पर रोज़ाना आप आते जाते हैं? डाकुओं के तो डिवीज़न वाइज जो है वो वारदातें करते हैं। अगर कोई सिटी का है तो वो सदर डिवीज़न में वारदात करेगा, सदर वाला सिटी में करेगा, ताकि कभी आमना सामना ना हो सके। क्या जो यशवा ने इसको शनाख्त किया, इसका मकसद ये है कि ये भी ग्रीन टाउन का रिहायशी है, वो भी ग्रीन टाउन का रिहायशी है? कौन अपनी गली, अपने मोहल्ले, अपनी आबादी में वारदात करता है? बस कोई ज़ाती रंजिश थी राना असफ की, रेहान भट्ट की और यशवा की, जिस रंजिश की बिना पे इसको इस मुकदमे में फंसाया गया। हालांकि ये दोनों एक ही ब्लॉक में रहते हैं, 3C2 में। अदनान सनी भी यहीं का रैशी, यहीं पे पैदा हुआ और यहीं पे जवान हुआ, और यशवा भी इसी मोहल्ले में रहता है, यहीं पे जवान हुआ। कोई ज़ाती रंजिश की बिना पे यशवा ने इनको गाइड किया और इन्होंने अपने टाउट के कहने पे मुकदमा दर्ज किया। ये मैं आपके तवज्जुह से दिखाना चाहूँगा। ये मुकदमात हैं, मुतअद्दिद मुकदमात हैं, दर्जनों। ये मुझे दिखाना नाजरीन, जिस तरह से मेरे हाथ में ये जो है वो यशवा मसीह वल्द अमानत मसीह जो है वो उसका रिकॉर्ड मौजूद है। ये बहुत सारे मुकदमात में जो है वो पहले से भी मुद्दई है। जिस तरह से CCPO लाहौर कहते थे कि कोई भी मुद्दई अगर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए आता है तो उसका जब एप्लीकेशन ली जाती है तो उसका CRO चेक किया जाता है कि इससे पहले इसने कितने लोगों पे झूठे पर्चे दर्ज करवाए हैं। लेकिन मैं देख सकता हूं कि 10 के करीब तो ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो इसमें मुद्दई है। 392, 411, 392, 411। क्या यशवा के साथ ही ग्रीन टाउन में वारदातें हो रही हैं? डाकू जो है वो किसी और को नहीं लूट रहे इस इलाके में, और वारदात भी वही कर रहा है जो 3 नंबर ब्लॉक में रह रहा है, वो भी 3 नंबर ब्लॉक में रह रहा है। मैं वही बात कर रहा हूँ नाजरीन कि एक ही इलाके में रहने वाले एक मुद्दई और एक मुलजम, क्या जो मुद्दई है वो भी उस इलाके का रिहायशी है, जो वारदात करने वाला वो भी उस इलाके का रिहायशी है? ये सारा किस्सा जो है वो बनाया गया है और मेरे हाथ में ये देख सकते हैं कि मेरे हाथ में मुकम्मल तौर पर उसका रिकॉर्ड मौजूद है, जिन जिन डेट में उसने ये मुकदमा दर्ज कराए थे। और वारदात किसी के साथ 1 बार होती है, 2 बार होती है, 10-10 बार नहीं होती। ये किसी में मुद्दई है और किसी में गवाह है, ताकि
पुलिस इसका साथ दे तो ये लोगों से पैसे बटोर सके। इससे पहले भी इसने पैसे जो है वो लोगों से लिए हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक आप बात कर रहे थे, ज़रा रिकॉर्ड के मुताबिक बताइए थोड़ा सा। इससे पहले भी यशवा ने एक मुकदमा नंबर है 4801/23, उसमें भी 3 कोई गरीब पठान थे जिनको अरेस्ट करवाया था, उनके साथ भी इसका कोई अपना ज़ाती मसला था, तो इसने पुलिस को कह के उनको अरेस्ट करवाया और पुलिस ने उनको अरेस्ट करके पहले पुलिस ने उनसे रिकवरी की, उसके बाद यशवा ने उनसे 3-3 लाख रुपए एक शख्स से लेके उनकी ज़मानतें करवाई राजीनामे पे। उसके डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको जो है प्रोड्यूस कर देता हूँ, वो भी जनाब देख लें। तो यशवा जो है उसका कारोबार ही ये है, ये पुलिस के साथ मैं यही कहने लगा था कि यशवा तो फिर कोई काम नहीं करता, मासवाई लोगों को शनाख्त करने के एक पर्चा झूठा दर्ज करवा दिया। CCPO साहब आपने बड़ा वाज़ेह कहा है, कोई भी मुकदमा होगा, कोई भी एप्लीकेशन आएगी तो उसका मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन उसके नुकसानात भी बहुत सारे हैं। DIG साहब ऑपरेशन मुझे देख रहे हैं, तो फैसल कामरान साहब आपने बड़ी अच्छी एक स्ट्रेटजी अपनाई है, खुली कचहरियों का सिलसिला शुरू किया है और खुली कचहरियों में लोगों को इंसाफ दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो है, क्या उन किसी को इंसाफ मिलना है कि जो झूठा मुकदमा दर्ज करवाते हैं, तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास जाती है और वो उनके साथ मिला होता है, किसी को भी राह जाते को शनाख्त कर लेता है। तो इस तरह की मुकदमे की छानबीन करनी चाहिए। ऑलरेडी वो पहले भी जो है वो कई लोगों से पैसे बटोर चुका है। वकील साहब 3-3 लाख लेकर 3 लोगों से 9 लाख की दिहाड़ी लगा गया। कमो पेश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और दीगर पुलिस अफसरान को मुबैना तौर पर इसने 5 लाख से ज़्यादा पैसे दिए होंगे, फिर अगली दिहाड़ी लगाई होगी, आगे वाला मुकदमा भी तैयार होगा, अब किसी और को शनाख्त करें। ये एक मुकदमा है, इसमें इसने सुलह करके बयान दिया हुआ है, राजीनामे ग्रीन टाउन का ही है। उसमें ये राजीनामे की ग्राउंड पे इसने गुलजार अहमद नामी शख्स है जिसको अरेस्ट करवाया था और उसकी ज़मानत करवाई है इसने। जी मेरे हाथ में है, उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि मुलज़म गुलफराज, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, उसकी वल्दियत ये है कि गुलफराज शेर को अल्लाह की रज़ा के वास्ते माफ़ कर दिया है। तहरीरी यही कहा जाता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया है, लेकिन उसके पैसे बटोरे जाते हैं। जिस तरह से अदालतों के अंदर टाउट जो है वो बड़े साफ़ सुथरे कपड़े पहन के फिरते हैं और ख़ुद को जो है वो करीबी रिश्तेदार ज़ाहिर करते हैं, जो लोग किसी की स्पुर्दारी की गाड़ी की या मोटरसाइकिल की, इसी तरह से ये टाउट होते हैं इलाके के। और टाउट जो होते हैं वो अपनी और पुलिस वालों की दिहाड़ी लगवाने के लिए इसी तरह से लिखवाते हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया, लेकिन 9 लाख लेके पठानों से इसने उसकी जान खलासी की। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद एक और मुकदमा है, ये जो गौहर और रेहान भट्ट और राना आसफ की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। एक बंदे के साथ वारदात होती है, पता नहीं ये हुई भी है या नहीं, ये इनका टाउट या कोई असलम नामी शख्स है, इसके साथ वारदात होती है 11 अप्रैल को, जबकि अदनान सनी जो है वो गिरफ्तार है 9 अप्रैल को। 2 दिन पहले नाजरीन 2 दिन पहले अदनान को गिरफ्तार करके बंद हवालात किया जाता है। हवालात के अंदर एक कैमरा लगा होता है जो डायरेक्ट जो है वो IG पंजाब के ऑफिस में जो है वो उसकी तारें जा रही हैं, उसका व्यू जा रहा है, हर चीज़ क्लियर है, वहाँ भी देखा जा सकता है। यानी कि मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि साहब 2 दिन पहले अदनान हवालात में था, 2 दिन के बाद जो वारदात हुई है वो भी अदनान ने की है। अब उसमें 2 चीज़ें हैं, या तो जो उस वक्त का SHO था उसने रात को ताला खोल के कहा कि तुम जाओ जाके चोरी कर लो, या फिर वकूआ ही झूठा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वकूआ ही झूठा है। ये उसमें इन्होंने अदनान को चलान किया है, ठीक है, और इसी मुकदमे में भी है। मकसद इनका यही था, कोई 36 लाख 37 लाख के करीब रिकवरी इन्होंने झूठे मुकदमों में जो प्लांटेड इनके जो टाउट है उनकी मुद्दत में दर्ज किया गया, जो वकूआ ही नहीं हुए सिरे से, वो रिकवरियाँ इन्होंने की। और वो इसीलिए की कि वो रिकवरी हमारे पास ही रह जाए, आगे जाए ही ना। जो जिनके नुकसानात हुए उन तक किसी तक कोई रिकवरी नहीं, उनको मिली नहीं है कोई रिकवरी। उनको यही पता कि हमारा मुकदमा चल रहा है और पुलिस वाले लोगों को कहते हैं जी ये देखें ये मुद्दई है, इनको पैसे देंगे तो आपको फारिग करेंगे। उस बेचारों को एक चवानी भी नहीं दी गई। और ये जितनी भी प्रेस रिलीज करते हैं कि जी हमने इतनी रिकवरी कर दी, ये जो डिवीजन है ये टॉप पे आ गई, इसमें करोड़ रुपये रिकवरी, ये सारी झूठी होती हैं। कभी भी किसी को पूरी रिकवरी नहीं देते। 5,000 10,000 जिसका 50 लाख का नुकसान है 25% देते हैं हम। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जिसका 5 लाख का नुकसान है उसको 10,000 दे दिया, और सिर्फ मुकदमा चलान करने की हद तक। तो मैं तो ये कहूँगा कि सर आपके तो असर से कि मुकदमे चलान ना करें और लोगों को उनके नुकसानात भी पूरे करवा के दें। और इस तरह की ये जो प्रैक्टिस और ये जो काली भेड़ें हैं महकमा पुलिस में, राना गौहर की शक्ल में, आसफ की शक्ल में, रेहान भट्ट की शक्ल में,
इनके ऊपर भी जो है ना चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि इस तरह का कोई अदनान जो है और ना बने और किसी का घर ना जो उजड़ जाए और घर पे डकैती ना कर लें। बेसिकली डकैत नज़ीरा बेबी का बेटा नहीं है, बेसिकली डकैत यशवा है, आसफ है और रेहान भट्ट है, जिन्होंने अम्मा के घर में रेड करके सामान चोरी किया, जिन्होंने मुसल्ला होकर अम्मा के घर में घुसे हैं और अम्मा के घर का इवन के कपड़े जूते भी ले गए हैं, पुराने कपड़े और पुराने जूते भी उठा के ले गए हैं। अम्मा के बेटे की दुकान पे गए हैं तो वहाँ पे सामान उठाया और बाकी मांदा जो सामान था वहाँ पे अपने ताले लगा लिए आसफ ने और वहाँ पे बंदे बैठा दिए कि ये दुकान मेरी है, यहाँ पे कोई भी ना आए। यानी कि पुलिस वालों ने एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर अपना ताला लगा दिया है कि इसका मालिक मैं हूं ताकि ये दुकान खोले ना। बिल्कुल ऐसे ही है सर कि राने आसफ, गौहर और रेहान भट्ट ने स्टेट विद इन स्टेट बनाई हुई है कि थाने के अंदर अपना निज़ाम उन्होंने राइज किया हुआ है, उनकी मर्जी है, जो उनके साथ राब्ते में रहेगा, जो उनकी बातें मानेगा वो ही इधर सिक्योर है। अदरवाइज वो किसी को भी उठाएं, शनाख्त पीरियड पे बंद करवाएं, 2-2 महीने शनाख्त पीरियड पे रखें। अम्मा के बेटे की बाजू तोड़ दी गई दौरान हिरासत। खोकर साहब, ये लाहौर है, पाकिस्तान है, जंगल का कानून नहीं है और इन्होंने जंगल का कानून बनाया हुआ है। आपकी FIR है, आपकी हर चीज़ मैं देख के इस बात का अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि नज़ीरा बीबी के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। उसकी बेटियों बेचारियों का क्या कसूर था, जो उसको मुलाकात के लिए मिलने के लिए जाते थे थानों में, उनको भी बिठाकर पैसे लेकर छोड़ा गया है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। जब अम्मा नज़ीरा के बेटों को पकड़ा गया तो उसके बाद इनके घर रेड की गई, इनके सारे रिश्तेदारों को उठाया गया, इनके रिश्तेदारों को उठा के सबसे मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें ली गई, पैसे लिए गए और उसके बाद छोड़ा गया। ऐसे नहीं छोड़ा और अम्मा की बेटियों के साथ बदतमीज़ी की गई कि भाई जो कुछ है दे दो वरना हम जो है ना तुम लोगों को भी उठा लेंगे। तो इनको कोई भी रोकने वाला नहीं था। जहाँ पर खोखर साहब इतना बड़ा जुल्म हुआ है, वो बेचारी अपने आंसू पी रही है, मेरी माँ बैठी हुई है नज़ीरा बीबी, उसको बेचारी को इस बात का भी यकीन हो गया होगा कि जहाँ मेरे बच्चों को नाजायज़ फंसाया गया है, मेरी बच्चियों को भी ले जाएंगे, मेरी बच्चियों पे पर्चा ना कहीं दे दें। उस बेचारी ने कपकपाते होंठों से, कपकपाते हाथों से फ़ोन करके गाड़ी मंगवाई, गाड़ी भी फरोख्त कर दी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इनकी गाड़ी जो है इन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया था, इनकी बेटियों को भी मारा रेहान भट्ट और गौहर ने, और कहा कि भाई पैसे दे दो, रिकवरी दे दो, वरना जो है हम तुम्हारे बेटों को भी मार देंगे और इनको भी उठा लेंगे। उस सूरत में अम्मा ने अपने भांजे के थ्रू अपनी गाड़ी बेची, अपनी बेटी की गाड़ी बेची, गाड़ी बेच के इनको 36 लाख रुपया थाने में दिया, भिजवाया रिकवरी की, जो इन्होंने 100 कार्ड ये कहते हैं कि रिकवरी है, ऐसा जो कि कुछ भी नहीं था, क्योंकि मुकदमात ही आपके सामने झूठे हैं। ये मुकदमात तो ये वकूअ ही नहीं, सिरे से वकूअ ही नहीं हुए। तो बस इनका यहाँ पे यही वतीरा रहा है, ठीक है। जो भी कोई पुलिस अफसर आया उन्होंने इसी तरह करना होता है, गरीब लोगों को पकड़ते हैं, छोटे छोटे मामलात हैं। और अब आ जाते हैं इस मुकदमे की तरफ, जो 6 माह बाद नज़ीरा बीबी की सुनी गई है अदालतों के ज़रिए। नज़ीरा बीबी ने CCP ऑफिस के भी बेशुमार चक्कर लगाए, SP ऑफिस के भी, SSP ऑफिस के भी, कहीं से भी कोई सुनवाई ना हो सकी। उसके बाद इन्होंने अदालतों का रुख किया, अदालतों से भी चले देर आए दुरुस्त आए, अदालतों ने 6 माह बाद इनकी सुन ली और मुकदमा दर्ज किया। और अब भी जो हमें अभी तक की इतलात हैं कि जी मुकदमा, इंचार्ज साहब कह रहे हैं जी ये तो मुकदमा काबिल खराज है, ये तो बनता ही नहीं, गलत मुकदमा दर्ज हो गया। अब इसमें SP साहब की रिपोर्ट मौजूद है, SP जो सदर हैं शहजाद रफ़ीक वान, मैं चाहूँगा कि वो हमें रिपोर्ट भी ज़रा दिखाइए, क्योंकि उसमें नाज़रीन जो मुतलका डिविज़नल SP था, जो शहजाद रफ़ीक साहब DPO तैनात हो गए चंद दिन कबल, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर बड़ा वाज़े लिखा हुआ है और मेरे हाथ में ये मुकम्मल तौर पर अदालत को भिजवाई गई जो है वो इंक्वायरी मौजूद है, जिसके अंदर इनको गिल्टी करार दिया गया है। ये किस तरह से कहते हैं, इसका मकसद ये है कि खोकर साहब ये सिर्फ SP की तब्दीली का इंतज़ार कर रहे थे कि ये तब्दील हो और मुकदमा खारिज हो। मेरे हाथ में जो है वो बाकायदा तौर पर मुकम्मल SP की जानिब से लिखा गया है कि इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और तजावुज़ कसूरवार पाए गए हैं ये लोग, और SP की जानिब से बड़ा वाज़े लिखा गया है जिस तरह से मैंने दिखाया। ये ले जी, अच्छा, ये मुकदमा दर्ज करवाया गया SP इन्वेस्टिगेशन की जानिब से और बाकायदा अदालत के अंदर इनको गुनाहगार लिख कर भिजवाया गया कि इन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, अपनी पावर पोजीशन का गलत से इस्तेमाल किया है और बाकायदा इन्होंने लड़के को ज़बरदस्ती रखा है। लेकिन 155C के साथ आप समझते हैं 342 भी बनती है, किसी को हफ्ज़े बिजा में रखना, किसी को तशद्दुद करना, आखिर उसका मेडिकल भी करवाना चाहिए था। अब SP साहब यहाँ से तब्दील होकर चले गए हैं, ये मुकदमा खराज की तरफ जो है
वो इन्होंने मुंह कर लिया कि ये मुकदमा काबिल खराज है। सर इसमें 155C के अलावा मेरा जो मानना है 386 भी बनती है। बेसिकली ये एक्सटॉर्शन ही है, बत्ता ही है, ये मुसल्ला होके गए हैं और बत्ता लिया इन्होंने, वो एक्सटॉर्शन बनती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि पुलिस की जो तफ्तीश है वो भी पुलिस ही करती है। तो ये आपस में भाई हैं, इन्होंने तो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के कहीं ना कहीं काम आना है, तो ये एक दूसरे को फेवर ही करेंगे। यही मुकदमा किसी मेरे जैसे पे या किसी और पे दर्ज होता तो 7-7 ये ज़रूर लगती, ठीक है, जो क्योंकि जो आजकल के हालात हाजरा के मुताबिक है, कोई बिल्कुल गाली भी निकाल देगा, ऊंची आवाज़ में बोलेगा भी तो 7-8 ये। SSP साहब इन्वेस्टिगेशन अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं वकील साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँगा कि जो प्राइवेट लोग होते हैं उन बेचारों के ऊपर जब मुकदमात चाहे झूठे दर्ज हो चाहे सच्चे दर्ज हो, पुलिस उनके घरों में जब रेड करती है, ना वो उनकी माँ को छोड़ती है ना बहन को छोड़ती है, उनको गालम गलोच और गंदी ज़बान इस्तेमाल करती है, यहाँ तक कि दरवाज़ा भी नहीं खटखटाते, सीढ़ी लगाकर उनके घर में जो है वो छलांग लगाई जाती है और घर के अंदर दाखिल होकर यहाँ तक कि जो फ्रीज़र के अंदर फल पड़ा होता है पुलिस वाले वो भी खा के निकल जाते हैं। लेकिन वो खोखर साहब जो मुलज़म है आपके FIR के मुताबिक वो तो अभी भी थाने के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं। सर ऐसे ही है, वो अभी भी इधर थाने में ही हैं। आसिफ भी है, रेहान भट्ट भी है और नईम और इमरान कौसर जो हैं वो अभी भी थाने में बैठे हुए हैं। उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। एक्चुअली में उनकी पुश्त बुनाई उनके आला अफसरान करते हैं, जिसकी वजह से उनको पता है कि इन्होंने तो हमें पकड़ना है, और जब उनकी तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल है कि भाई कोई बात नहीं, ये मुकदमात रूटीन है, वो तो मुँह से कहते हैं कि ये हमारे लिए रूटीन की प्रैक्टिस है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो इसमें हमारी जो है आपके चैनल के ज़रिए अपील है और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अपील तो नज़ीरा बीबी की है आला अफसरान से, हम तो कोशिश करेंगे बज़रिया अदालत कि हम जितनी इनके ख़िलाफ़ जो है ना कंटेस्ट कर सकें और ये जो हक़ाइक़ हैं सामने ला सकें, उनको लेके आएँ और इनको इनके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। मेरे साथ यहाँ पर लॉयर मौजूद थे जो कि बता रहे थे कि मामलात अभी आगे चलने हैं, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि इस मुकदमे को ख़ारिज करने की तैयारियां की जा रही हैं। अगर मुकदमा काबिल खराज था फिर दर्ज क्यों किया गया? पुलिस ने क्या इनके घर रेड नहीं किया? पुलिस ने क्या इनके घर से पैसे नहीं चोरी किए? पुलिस ने क्या इनकी गाड़ी बिकवा कर पैसे नहीं लिए? कौन सी रिकवरी, कौन से ऐसे मामलात सामने आ गए कि घर में कहराम मचवा दिया? पुलिस आई, घर में दाखिल हुई, तोड़ फोड़ की, कीमती एशिया चोरी की, ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, उस माँ नज़ीरा बीबी को गालम गलोच किया गया और कहा गया कि तुम्हारे बच्चे को पुलिस मुकाबले में इनकाउंटर में मार देंगे, हमें पैसे दो। इतनी अंधेर नगरी बिलाल सदीक कमियाना साहब के होते हुए, क्योंकि बड़ा वाज़े कहा गया था कि कोई भी इख्तियारात से तजावज़ करेगा तो उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब देखना ये है कि ये मुकदमा ख़ारिज किया जाता है या ये मुकदमा चलान किया जाता है। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।